हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10 के लिए टॉप एमसीक्यू फ्री चल रहा है और आज का टॉपिक है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसे बोला जाता है परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। लेकिन अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका नाम है हेनरी हेनरी मोजले। लेकिन अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जो कि हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया है, उसमें कुल कितने समूह हैं? तो उसमें कुल 18 समूह हैं। कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। तो आवर्त सारणी में आपको जो ये खड़ी वाली लाइन दिखता है पीरियोडिक टेबल में, इसे बोला जाता है ग्रुप यानी कि समूह। और आपको जो लेटा हुआ लाइन दिखता है, इसे बोला जाता है आवर्त यानी कि पीरियड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी है और ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये खड़ी वाली लाइन 1 से लेकर के 18 तक, इसे बोला जाता है ग्रुप। ग्रुप की संख्या कितना है? 18 है। और आपको जो ये लेटी हुई लाइन दिखा रहा है यहाँ से, ये लेटा हुआ लाइन, इसे बोला जाता है आवर्त। और आवर्त की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है, यानी कि ये वाला हो गया आवर्त और ऊपर वाला हो गया ये ग्रुप। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। बोला गया कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन है उसकी संयोजकता क्या होती है? तो सबसे पहली बात कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या 6 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये होगा 2 और 4, यानी कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का कमी है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए वही हो गया इसका संयोजकता। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट, फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? फार्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है मेथेनोइक अम्ल। और याद रखिएगा फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में भी पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बोला गया कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। बात करेगा धातु के बारे में, इसका आंसर हो जाएगा पारा। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तब बताते हैं ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अगर पूछेगा पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये होता है 80। अगर पूछेगा ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का होता है 35। तांबा का अगर पूछ लेगा तो 29 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु संख्या। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? बोला गया किसी भी कोष में यानी कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला है 2n²। अब ये n क्या है? तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी परमाणु का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे बीच में होता है नाभिक, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में। और नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। और ये कक्ष को, पहला कक्ष को बोलते हैं k, फिर l, फिर m, फिर n। और इसको बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। n का मान क्या हो जाएगा? n का मान वही होगा 1, लेवल 1, 2, 3, 4। बोलेगा पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? n का मान 1 रख देंगे। बोलेगा चौथा में क्या होगा? तो n का मान 4 रख देंगे। सही आंसर हो जाएगा 2n²। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ये जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। नेक्स्ट, जल का पीएच होता है, जो जल होता है पूछेगा जल, या तो पूछेगा शुद्ध जल या तो पूछेगा अशुद्ध जल। तो जल का फॉर्मूला, जल का पीएच मान होता है 7, जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं Fe+CuSO4
कॉपर, फिर FeSO4। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? आपको बताना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो क्या रहा है, कोई A पदार्थ है, उसके बाद एक यौगिक है जैसे कि B और C है, उसमें से ये क्या कर रहा है, तो B को बाहर निकाल करके खुद से A और C के साथ अपना यौगिक बना रहा है, यानी कि A और C मिल करके B को बाहर निकाल दिया है। ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर बोला जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये होगा ए बी कोई यौगिक है और ये सी डी भी कोई यौगिक है, और अभिक्रिया करने के बाद ए और डी, ए डी एक यौगिक बना लेगा, उसके बाद ये सी और बी भी एक यौगिक बना लेगा। ऐसा अगर होगा स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, ए प्लस बी अगर है ये और ये मिल करके ए बी पदार्थ बना दिया, इसको बोला गया संयोजन अभिक्रिया। लेकिन एक और होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, अगर ए बी कोई पदार्थ है, ये टूट करके अलग अलग हो जाता है, ए प्लस बी ये अलग अलग बना लेगा। ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिलेगा तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बोला कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उस टाइम पे ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? तो याद रखिए, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का मिलना, इसको बोला, ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का मिलना, इसको बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना हो गया ये अपचयन अभिक्रिया। बी नंबर आंसर। नेक्स्ट, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? बोला कि जो अष्टक सिद्धांत होता है उसको स्थापित किसने किया? एक वैज्ञानिक था, इसका नाम है न्यूलैंड्स। इसने अष्टक सिद्धांत को स्थापित किया। लेकिन ये डोबेराइनर जो है इसने त्रिक का नियम दिया। त्रिक नियम दिया कौन? डोबेराइनर। और ये जो मेंडलीफ है इसने आवर्त सारणी, इसको आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, और हेनरी मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। बोला गया जो आवर्त सारणी है उसका जो ये प्रथम वर्ग जो होता है उसका सदस्य है, उसको बोला जाता है, प्रथम वर्ग को बोला जाता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु बोला जाता है प्रथम वर्ग को, या तो इसको बोलते हैं अल्कली, अल्कली धातु। तो प्रथम वर्ग के सदस्य को बोला जाता है क्षारीय धातु। सही आंसर क्षारीय धातु। जैसा आप देख सकते हैं ये जो प्रथम वर्ग आपको दिखा, एक नंबर वर्ग, एक नंबर ग्रुप दिखा, इसको बोला जाता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु इसमें है। और आपको ये 2 नंबर वाला जो दिख रहा है इसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। और आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं 17वां ग्रुप जो देख रहे हैं, 17वां को इसको बोला जाता है हेलोजन। 17वां ग्रुप को हेलोजन बोला जाता है। और ये आप देख रहे हैं 18वां ग्रुप, उसको बोला जाता है अक्रिय गैस का ग्रुप। अक्रिय गैस या नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस। 18वां ग्रुप को, 17वां को हेलोजन, पहला को क्षारीय और दूसरा को क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? बोला गया ऑक्सीजन जो होता है वो 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो सबसे पहली बात, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका होता है 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6। 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। अगर हम इसको जोड़ना चाहेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, अब दोनों अगर मिलेगा, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का? तो 6 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन और लाना चाहेगा तो ये ऐसे करके इससे क्या करना है, जिसको मिल जाना है, मिल जाएगा। इसका 6 वो यहाँ और ये 2 ये 8 को पूरा हो गया। वही काम ये करेगा, 6 वो इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेगा, इसका भी 8 पूरा हो गया। तो दोनों में देखिए कॉमन कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे करके मिला देंगे। ये मिल गया, ये मिल गया। और ये आपको दिखा यहाँ पे कितना बंद बना, कितना बॉन्ड बना है, तो ये
दो बॉन्ड बनाए, इसलिए बोला जाता है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो दो आबंध होते हैं, सही आंसर। नेक्स्ट, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। बोला गया जो जो क्लोरीन है इसका जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है, तो सबसे पहली बात इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा कितना, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसके अंदर, 17 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा का कक्षा में ये 7 इलेक्ट्रॉन, 17 पूरा हो गया। तो सबसे बाहरी कक्षा ये वाला कहलाया है इसका, तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन का, तो सही आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जो विद्युत अपघटनीय परिष्करण जो होता है उसमें एक बनाया जाता है कैथोड, एक बनाया जाता है एनोड। तो याद रखिएगा अशुद्ध धातु का बनाया जाता है एनोड, सही आंसर एनोड हो जाएगा। लेकिन ये जो कैथोड होता है ये बनाया जाता है शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। नेक्स्ट, पोटेशियम यानी के की परमाणु संख्या क्या है, यानी पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। 20 पूछेगा तो किसका हो जाएगा ये, कि एक 20 हो जाएगा कैल्शियम का। नेक्स्ट, धोबिया सोडा या धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा को धोबन सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। लेकिन अगर ये आप देखिएगा NaHCO3, ये क्या है, इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। NaHCO3 इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोला जाता है खाने वाला सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। और ये जो आप दिख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COOH हॉट वाइज, ये क्या है, इसको बोला जाता है बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना, ये बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। तो ये सब भी याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोल दिया जाता है तो विलयन का पीएच क्या होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका प्रकृति होता है अम्लीय, इसका प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होता है। तो जब अम्लीय इसकी प्रकृति होता है, जब इसको पानी में घोल दिया जाएगा, पानी का पीएच मान 7 होता है, पानी में घोलेगा तो उसको भी क्या बना देगा, पानी को भी अम्लीय बना देगा। और जब अम्लीय बना देगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम। और याद रखिएगा जिसका कि पीएच मान 7 है उसको बोला जाता है उदासीन, यानी कि ना अम्लीय ना क्षारीय। और जिसका कि पीएच मान 7 से कम, पीएच मान 7 से कम होगा इसको बोला जाएगा अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा उसको बोला जाएगा क्षारीय। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ओ, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, अभिक्रिया ही नहीं लिखा गया इसमें। नेक्स्ट, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 अभिक्रिया करने के बाद ये कॉपर और H2 में किसका अपचयन हो रहा है। आप ये अभिक्रिया को देखिए और क्या बोला गया, इसमें किसका अपचयन हो रहा है। पहली बात, ये अपचयन का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का मिलना, इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड को देखिए और यहाँ पे ये कॉपर को देखिए, इस दोनों में देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया होने के बाद कॉपर अकेला है। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसको क्या बोला जाता है, तो अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बाहर किससे निकला, तो कॉपर ऑक्साइड से बाहर निकला है, इसलिए अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। जिससे बाहर निकलेगा उसका अपचयन होगा, या जिसमें आके हाइड्रोजन मिलेगा उसका अपचयन होगा। नेक्स्ट, हीलियम कौन सा तत्व है, तो हीलियम जो है वो 18वां ग्रुप में आता है। हीलियम 18वां ग्रुप का जो भी तत्व है सब क्या होता है, तो अक्रिय गैस होता है, सभी होता है अक्रिय। तो हीलियम भी 18वां ग्रुप में आता है, इसलिए हीलियम भी क्या है, तो ये अक्रिय होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है 18वां ग्रुप यही है, यह है 18वां ग्रुप
और 18वां ग्रुप में सबसे ऊपर में क्या है, हीलियम है, फिर नियॉन, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन, फिर रेडॉन। ये सभी क्या है, ये सभी का सभी अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे क्रियाशील हेलोजन है? बोला गया कि सबसे क्रियाशील हेलोजन कौन सा है, तो हेलोजन किसको बोलते हैं? ये जो 17वां ग्रुप में 17वां समूह में जो भी धातु को रखा गया है उसको बोला जाता है हेलोजन। तो हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हेलोजन है, तो इसको बोला जाएगा फ्लोरीन। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। और ये क्लोरीन है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। ये ब्रोमीन है, इसका परमाणु संख्या 35 होता है। ये आयोडीन है, इसकी परमाणु संख्या 53 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। बोला गया जो एल्केन है उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो थोड़ा याद रखिएगा। जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, तो वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो। ये 3 प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है एल्केन, एल्केन, फिर बोला गया एल्कीन, तीसरा को बोला जाता है एल्काइन, एल्काइन। और इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, इसका होता है CnH2n+2। एल्केन का CnH2n और इसका एल्काइन का CnH2n-2। एल्केन का पूछा गया यानी CnH2n+2, ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ये जो एसिटिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ये जो बॉक्साइड है ये किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। लेकिन अगर पूछेगा कि तांबा का अयस्क क्या है, इसको बोला जाता है मेलाकाइट, मेलाकाइट। ये तांबा का अयस्क है। और जस्ता का होता है जिंक ब्लेड, जस्ता का। और ये लोहा, एल्यूमिनियम का हो गया बॉक्साइड, और लोहा का होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये होता है लोहा का अयस्क। नेक्स्ट, पारे का अयस्क है, यानी पारा का क्या अयस्क है? पारा का अयस्क होता है सिनेबार, सिनेबार से पारा को प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड हो गया किसका, तो एल्यूमिनियम का, हेमेटाइट हो गया लोहा का, मैग्नेटाइट हो गया लोहा का, सिनेबार हो गया पारा का। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये प्राकृतिक स्रोत इसका क्या है, तो टमाटर। टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन बात करेगा संतरा में कौन सा अम्ल होता है, इसको बोला जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, संतरा में। और ये सिरका में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है एसेटिक, एसेटिक अम्ल किसमें होगा, ये सिरका में होगा। और इमली में पाया जाता है टार्टरिक, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? बोला गया ऐसा कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को, यानी कि लाल लिटमस को क्या कर देगा, तो नीला कर देता है। तो थोड़ा याद रखिएगा कि लाल को जो नीला करता है वह उसकी प्रकृति कैसा होता है, उसका होता है क्षारीय, यानी कि जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन अगर पूछेगा कि नीला लिटमस को लाल कौन कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका कि प्रकृति अम्लीय होता है, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देगा। तो बोला गया यहाँ पे कि आयन के बारे में बात कर रहा है, तो और कर क्या रहा है, तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि क्षार ही करेगा। और प्रत्येक क्षार में OH- पाया जाता है, प्रत्येक अम्ल में पाया जाएगा H+, और क्षार में OH- जो पाया गया यानी कि ये क्षार है, और यही लिटमस को लाल को नीला कर देगा। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो भी कोई अभिक्रिया होता है उसमें जो भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसको बोला जाता है क्या, अभिकारक। उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। जैसे कि आप ये अभिक्रिया देख रहे हैं, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाला क्या है, तो A और B है।
ए और बी को बोला जाएगा अभिकारक, और ये अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, इसको ए बी जो बना नया पदार्थ, इसको बोला गया उत्पाद, या तो इसको बोला जाता है प्रतिफल। नेक्स्ट, उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें, बोला गया उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा क्षार है, यानी कि बताना है आपको कि ये क्षार कौन सा है, इसके बारे में बताना है आपको। तो क्षार होता क्या है, जो पहला ग्रुप में स्थित होगा उसको ही क्षार बोला जाता है। अगर ये ए नंबर में कौन सा ये तत्व के बारे में लिखा है, तो 8 तो 10 तो 12 जो परमाणु संख्या होता है वो आता है मैग्नीशियम का, और ये 13 है यानी कि अल्युमिनियम लिखा है, ये 11 है यानी कि ये सोडियम लिखा है, और ये 30 है यानी कि ये क्या है, ये है जिंक। और बोला गया कौन सा क्षार धातु है, पहला ग्रुप में सोडियम स्थित होता है, और ये सोडियम क्या है, तो ये क्षार धातु है। नेक्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर परमाणु संख्या लेकर के बैठा है कौन, सोडियम, यानी कि ये क्षार है। समूह 13 से 18 तक के तत्वों को कहते हैं। जो समूह है, टोटल 18 समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में, उसमें 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, थोड़ा देखिए यहाँ। ये देखिए, ये समूह आपको दिखा 1 से लेके 18 तक दिखा, तो टोटल को कहते क्या है, तो याद रखिएगा 1 और 2 को, 1 और 2 को बोला जाता है एस ब्लॉक, और ये 13 से लेके 18 तक को बोला जाता है पी ब्लॉक, और ये 3 से लेकर के 12 तक को बोला जाता है डी ब्लॉक, और ये जो नीचे लिखा रखा गया है इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। तो क्या बोला कि 13 से लेकर के 18 तक के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक, 13 से 18 तक को पी ब्लॉक। नेक्स्ट, कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु होता है। कार्बन क्या है, अधातु। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो धातु किसको बोलेंगे, अधातु किसको बोलेंगे, जिसका कि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ पे, अंतिम कक्षा में या बाहरी कक्षा में, इसको बोलेंगे धातु। और जिसका कि अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इतना आ जाए, इसको बोलते हैं अधातु। तो कार्बन क्या है, अधातु है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, जो वायुमंडल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है, तो इसकी उपस्थिति है 0.03%। नेक्स्ट, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी कि सर्वोत्तम चालक जो है विद्युत का वो कौन सा है, तो ये होता है चांदी। सबसे ज्यादा चालक कौन, तो चांदी होता है, विद्युत का भी और उष्मा का भी, यानी कि ताप का भी। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, यानी कि कौन सा धातु को हम चाकू से भी काट सकते हैं, उसका नाम है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट, अम्ल का पीएच मान होता है, अभी कुछ देर पहले बात किए थे, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, और 7 से अधिक जो पीएच मान होता है किसका होता है, ये होता है क्षारक का। और 7 किसका होता है, तो आसुत जल, यानी कि जो उदासीन जो होता है, उदासीन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है, बोला गया प्रबल अम्ल यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर अम्ल इसमें से कौन सा है, तो इसको बोला जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये नाइट्रिक अम्ल है। ये तीनों का तीनों काफी ज्यादा ताकतवर होता है, प्रबल अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल का मतलब क्या, जो जल में घुल करके ज्यादा से ज्यादा H+ आयन देता है उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, और जो कम से कम H+ आयन देता है उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट, बोला गया आगे, ये जो श्वसन है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको पता होगा जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हमको शरीर में ऊर्जा मिलता है। जब भी कोई अभिक्रिया होने के बाद ऊर्जा की प्राप्ति होता है, ऊर्जा निकलता है, वैसी अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन ये भी याद रखिएगा
कि जब कोई अभिक्रिया होने के लिए हमको बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको बोला जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? बोला गया जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करने वाला कौन सा पदार्थ है, तो ये जो गोल्ड होता है, गोल्ड यानी कि ये सोना बोलते हैं इसको, इसका ये हो गया Au यानी कि ये सोना हो गया, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बाकी तांबा, जिंक, पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। आवर्त सारणी के 17वें यानी वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी का जो वर्ग 17 है उसका जो तत्व है उसको बोलते हैं क्या? हेलोजन। हेलोजन बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोजन। और क्षार धातु किसको बोलेंगे? तो पहला ग्रुप को क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे दूसरे का ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु, और संक्रमण धातु बोलते हैं 12 से 3 से लेकर के संक्रमण धातु बोलेंगे 3 से लेकर के 12 तक जो आता है उसको बोलते हैं संक्रमण धातु। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार, यानी कि अगर कोई आवर्त सारणी है उसमें ऊपर से जैसे हम नीचे आएंगे उसमें परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये बढ़ता रहता है। परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बोलेगा नीचे से ऊपर जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? तो घटेगा। अगला क्वेश्चन, COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? ये जो COOH है अभिक्रिया मूलक, इसको कहते क्या है? इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। बेंजीन का अनुसूत्र है। बेंजीन का जो अनुसूत्र होता है वो होता है कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 यानी कि C6H6, ये है बेंजीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? बात किया आयनिक यौगिक के बारे में, तो याद रखिएगा आयनिक यौगिक किसको बोलेंगे? जब धातु और अधातु मिल करके यौगिक का निर्माण करता है तो उसको बोलेंगे आयनिक यौगिक। लेकिन जब अधातु और अधातु मिलेगा तो इसको बोला जाता है सहसंयोजक यौगिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये सल्फर और ऑक्सीजन दोनों अधातु है तो ये सहसंयोजक यौगिक है। ये कैल्शियम क्लोरीन और कार्बन है तो ये भी सहसंयोजक यौगिक है। इसमें भी देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु है तो ये भी क्या है? तो सहसंयोजक यौगिक है। लेकिन यहाँ आप देखिए पोटेशियम और क्लोरीन है, पोटेशियम धातु होता है, क्लोरीन अधातु होता है, तो इसको बोलेंगे आयनिक यौगिक। अगला, जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, यानी कि अम्लराज में जो घुलेगा उस धातु का नाम बताइए। अम्लराज होता क्या है? इसको बोला जाता है एक्वा रेजिया भी बोलते हैं, एक्वा रेजिया भी इसको बोल देते हैं। और एक्वा रेजिया में होता क्या है? तो इसमें दो अम्ल का, दो एसिड का मिक्सचर है, ये मिश्रण है। ये इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और होता है नाइट्रिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये होता है 3 अनुपात में, और नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये होता है 1 अनुपात में। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 अनुपात, नाइट्रिक अम्ल को 1 अनुपात में मिला देने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं अम्लराज यानी कि एक्वा रेजिया। और ये बहुत ज्यादा ताकतवर अम्ल बन जाता है। और इसमें कौन घुल जाएगा? तो सोना। और सोना केवल अम्लराज में ही घुलता है, बाकी कोई भी अम्ल में नहीं घुलता है। नेक्स्ट, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है। लिटमस विलयन जो होता है पूछा जाएगा तो उसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है बैगनी। लिटमस विलयन का जो निम्न से निकाला जाता है, तो और ये लिटमस को निकाला कहाँ से जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। और ये लाइकेन कौन सा ग्रुप में आता है? ये थेलोफाइटा, थेलोफाइटा ग्रुप में आता है लाइकेन। जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको बोला जाता है क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं क्षार। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? इसमें बोला गया जो खाना बनाने में जो उपयोग में आता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य अवयव होता है प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और ये होता कितना है? लगभग 60 से 70% होता है केवल प्रोपेन। नेक्स्ट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करेगा उसे बोला जाता है ज्वलन ताप। सही आंसर ज्वलन ताप।
तो बाकी का कुछ क्वेश्चन है वो कल लेकर के आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।